जब इस देश के शिक्षाविदों का सोचने का केंद्र गुरुत्वाकर्षण भारत बन जाएगा तो ये शिक्षा नीति परिणाम लाएगी। विद्या भारती ने उसी भारत की बात 1952 में की। अगर आप राफेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके उड़ाने वाले विद्या भारती के विद्यार्थी मिलेंगे। ये जो नासा के अंदर और इसरो के अंदर देखेंगे तो चंद्रयान जब छोड़ा था तो लगभग 20 छात्रों की टीम विद्या भारती के विद्यार्थियों की ही टीम थी। आईएएस और आईपीएस जो प्रशासन सेवा भारत का काम देख रहे हैं उसमें एक लंबी सूची विद्या भारती के विद्यार्थियों की। और आपको हैरानगी होगी कि आज भारत की रक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, उपेंद्र द्विवेदी जी, वो भी विद्या भारती के ही विद्यार्थी हैं। उस बाल संगम के उद्घाटन में उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी वहां आए तो स्वागत समिति, प्रबंध समिति, मंच की व्यवस्था तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने की। देश ने इस सबको देखा कि इतनी छोटी आयु के बच्चों में इतनी स्किल और इतनी कौशलता कैसे विकसित होगी। विद्या भारती ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ ही साधारण और सामान्य व्यक्तियों के लिए किया है। लगभग 1000 विद्यालय झारखंड, बिहार, लद्दाख, उड़ीसा, ये जो जनजाति के क्षेत्र हैं वहां प्रारंभ है। स्लम एरियाज के अंदर इस वक्त 8000 से ज्यादा निशुल्क फ्री स्कूल, कुछ घंटों के जिनको संस्कार केंद्र या एकल विद्यालय कहते हैं, वह विद्या भारती ने प्रारंभ किए। तो हम 2 करोड़ लोग भारत की शिक्षा में रोज काम कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक आश्चर्य है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अपने पैसे से कर रहे हैं, स्वयं खर्च करते हैं। विद्या भारती ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि एक तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित हो जी, उधारी शिक्षा प्रणाली ना हो। और आपको हैरानगी होगी 26,000 कार्यक्रम पूरे देश में किए, 31 लाख महिलाएं उसमें आई, 15,000 स्पीकर महिलाएं विषयों की एक्सपर्ट बनी और उसमें से 22,000 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जिनके संतान ने या स्वयं कोई ऐसा विशेष काम किया। अगर आपकी टीम कहीं सर्वेक्षण कराए तो विद्या भारती के विद्यालयों में कोई बालक आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं समाज के लोगों को इस मॉडल को जब समझेंगे तो आप भी विद्या भारती को अपना योगदान दें। शिक्षा से संकल्प और संकल्प से राष्ट्र, इसी प्रकल्प के साथ 1977 में देश की सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन ने एक प्रकल्प शुरू किया, विद्या भारती। आज पूरे देश में विद्या भारती सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से हजारों स्कूल हैं जो बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। राष्ट्र के निर्माण में, भारतीय संस्कृति से जुड़े रखने में बच्चों को इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो विद्या भारती संस्था है ये देश को, राष्ट्र के निर्माण में किस तरीके से योगदान दे रही है। दैनिक सवेरा चैनल के दर्शकों को नमस्कार। और एक बहुत अहम मुद्दे पर आज जो राष्ट्र की आवश्यकता है और दुनिया जिसका एक किस्म से प्रतीक्षा कर रही है, ऐसा भारतीय शिक्षा के मुद्दे पर और विषय पर आपने साक्षात्कार रखा है। मैं दैनिक सवेरा चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया बहुत। आपने 1977 की बात की। 1977 के अंदर 1901 वर्ष थोड़ा आगे बढ़ें तो 1978 में इस देश के प्रत्येक प्रांत से कक्षा 3 से 8 तक के 16,000 विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा बाल संगम दिल्ली के अंदर हुआ। उस बाल संगम के उद्घाटन में उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी वहाँ आए। नीलम संजीवा रेड्डी का आगमन जब हुआ
तो स्वागत समिति, प्रबंध समिति, मंच की व्यवस्था तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने की। देश ने इस सबको देखा कि इतनी छोटी आयु के बच्चों में इतनी स्किल और इतनी कौशलता कैसे विकसित होगी। तो लोगों के ध्यान में आया कि विद्या भारती नाम की एक संस्था है, जिसको आपने भी कहा, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। विद्या भारती का कार्य 1952 में प्रारंभ हो गया। 1952 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पहला विद्यालय शुरू हुआ और धीरे धीरे उसका मॉडल एक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग का विस्तार देश में हुआ। धीरे धीरे अन्य अन्य प्रांतों में गए। 1962 के दशक में 62 के समय में दिल्ली में विद्यालय आ गया। 1970 में पंजाब में विद्यालय आ गया। 1983 में हिमाचल के पाउंटा साहब में विद्यालय आ गया। ऐसे धीरे धीरे हर प्रांत में विद्यालय प्रारंभ हुआ और 1970 तक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तब विद्या भारती नाम नहीं था। तब सरस्वती विद्या मंदिर अलग अलग नामों से ऐसे चलते थे। इसका पूरे देश के लिए एक नाम विद्या भारती 1978 में आया और उस 78 में जो नाम आया उसमें बच्चे कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, इसका मॉडल देश ने देखा और विद्या भारती को जानने लगे। तो सर, राष्ट्र निर्माण में ये जो संस्थाएं हैं, इनका क्या योगदान है? क्या बाकी स्कूलों से ये जो संस्थाएं हैं, ये जो स्कूल है, वो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से अलग है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका ये जी। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश की व्यवस्थाएं इस भारत के अनुसार बननी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त के शासकों की मजबूरी होगी या समझ होगी या उनकी दृष्टि ही इस ढंग से रही होगी कि जो कुछ अंग्रेज़ों के मॉडल थे उस मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाया। शिक्षा भी उसका शिकार हुई। शिक्षा किसी भी देश की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षा उस देश की संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए, शिक्षा उस देश की प्रगति के अनुसार होनी चाहिए। यदि शिक्षा उस देश के अनुसार नहीं है, शिक्षा का मॉडल किसी दूसरे देश का है, तो वो शिक्षा परिणामकारी नहीं होती। विद्या भारती का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान यही है कि विद्या भारती में ने जो शिक्षा में भारतीयता का अभाव था, उस अभाव को पूरा करने के लिए, भारत को दुनिया में प्रकट करने के लिए एक शिक्षा का भारतीय मॉडल रखा। ये मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में और विद्या भारती की उपलब्धियों में बहुत बड़ा एक ऐसा कार्य है जो देश हमेशा स्मरण रखेगा। इसके मैं 3 उदाहरण आपको जोड़ता हूँ। विद्या भारती ने जो भारतीय का विचार 1952 में रखा, 1964 में जब शिक्षा नीति तय हुई, 64-66 में उसके चेयरमैन कोठारी थे, DS कोठारी, दौलत सिंह जी कोठारी। जोधपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसका रिकॉर्ड अगर कॉन्फ्रेंस का देखेंगे तो लोगों ने पूछा, आपने ये जो शिक्षा नीति बनाई है, आज तक जो शिक्षा चलती थी, इसमें अंतर क्या आएगा? उनका एक बहुत सुंदर उत्तर था कि जब इस देश के शिक्षाविदों का सोचने का केंद्र, गुरुत्वाकर्षण भारत बन जाएगा तो ये शिक्षा नीति परिणाम लाएगी। विद्या भारती ने उसी भारत की बात 1952 में की। दूसरे, इसका कितना समर्थन मिला विद्या भारती के इस कार्य को, 1994 के बाद 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली है। दुनिया को 21वीं शताब्दी की शिक्षा ऐसी चाहिए, कैसी चाहिए, ये चिंता थी। यूनेस्को ने उस शिक्षा के मॉडल के लिए पूरे देश की लगभग 165 देश उसमें थे, उनके सदस्य बनाए और एक कमीशन बनाया। डेलर उसके चेयरमैन बने। 1996 में आप डेलर की रिपोर्ट्स निकालेंगे तो वो कहता है कि शिक्षा क्या चाहिए दुनिया को। उसने कहा, कमिटेड टू प्रोग्रेस एंड रूटेड इन कल्चर। ये जो रूटेड इन कल्चर शब्द है, ये जो संस्कृति है, ये अध्यात्मवाद है भारत का, उसने कहा प्रत्येक दुनिया का देश यदि अपनी जड़ों से कट जाएगा और शिक्षा जड़ों से नहीं जोड़ेगी तो दुनिया को शिक्षा से कोई भला होने वाला नहीं है। विद्या भारती का विचार जो 1952 में था,
यूनेस्को उसका समर्थन 1996 में कर रही है। भारत की शिक्षा नीति कोठारी कमीशन उसका समर्थन 1966 में कर रहा है। ये राष्ट्र निर्माण और भारत की उपलब्धि के लिए विद्या भारती का शिक्षा में एक अहम योगदान है। बिल्कुल सर, देखिए जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभिभावकों के लिए, माता पिताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को बेसिक मूलभूत शिक्षा दिला पाना, तो वहाँ पर ये संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके से बच्चों को शिक्षा आपने दिला पा देश रही हैं? की संवेदनशील पीड़ा को समझा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दुनिया का कोई भी देश तब तक विकसित नहीं माना जाता जब तक उसका साधारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। विद्या भारती ने अपनी शिक्षा का प्रारंभ ही साधारण और सामान्य व्यक्तियों के लिए किया है। लगभग 1000 विद्यालय झारखंड, बिहार, अपने लद्दाख, उड़ीसा, ये जो जनजाति के क्षेत्र हैं वहाँ प्रारंभ है। देश के 127 जिलों के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर भारत के जिले लगते हैं, विद्या भारती ने वहाँ प्रारंभ शुरू किए। वो विद्या भारती देश की रक्षा के प्रहरी बनकर वो विद्यालय काम कर रहे हैं जी। स्लम एरियाज़ के अंदर इस वक्त 8000 से ज़्यादा निशुल्क फ्री स्कूल, कुछ घंटों के, जिनको संस्कार केंद्र या एकल विद्यालय कहते हैं, वह विद्या भारती ने प्रारंभ किए। और विद्या भारती के बड़े विद्यालय भी सामान्य शुल्क से, इनके धर्मार्थ चैरिटेबल भावना से चलते हैं, वो व्यवसाय नहीं करते। इसलिए विद्या भारती का प्रारंभ से मानना है कि विद्या भारती शिक्षा किसी सरकार के अधीन ना हो, शिक्षा समाज के अधीन हो। इसलिए विद्या भारती का सारा कार्य समाज आधारित व्यवस्था है। वहीं का समाज योगदान दे तब शिक्षा की पूर्ति होती है। ऐसा भारत की शिक्षा का दृष्टिकोण भी है कि समाज के द्वारा शिक्षा जो है वो संचालित होनी चाहिए। सर, अगर नामों की बात की जाए कि इन संस्थाओं ने ऐसे कौन से बड़े नामचीन हस्तियां देश को दी हैं, या कोई ऐसे बड़े नाम जो आप दर्शकों को बताना चाहो जिन्होंने एक अलग पहचान, अलग ख्याति हासिल की हो, जो इसी संस्थाओं से, स्कूल से पढ़ के गए तीन हो? उदाहरण देता हूँ जी। कि कैसे नाम कमाए विद्या भारती ने, ऐसे कौन से विद्यार्थी हुए। और मुझे प्रसन्नता है कि आप भी विद्या भारती की ही पूर्व जी, छात्रा बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे आपने अपने परिचय में बताया, तो आपको देखकर भी विद्या भारती का पता लग सकता है जी। लेकिन मैं अगर कुछ नाम की बात करूं, अभी 3 वर्ष पहले जो देश की सुरक्षा का प्रबंध करने वाली एजेंसी रहती है पुलिस जी। उसके जो डीआईजी थे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब जी। और हरियाणा, ये सारे विद्या भारती के ही विद्यार्थी थे। एक संयोग बन गया जी। कि एक साल में ही 5 प्रांतों में आ गए। अगर आप राफेल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके उड़ाने वाले विद्या भारती के विद्यार्थी मिलेंगे। अगर आप ये जो नासा के अंदर और इसरो के अंदर देखेंगे तो चंद्रयान जब छोड़ा था तो लगभग 20 छात्रों की टीम विद्या भारती के विद्यार्थियों की ही टीम थी। आईएएस और आईपीएस जो प्रशासन सेवा भारत का काम देख रहे हैं, उसमें एक लंबी सूची विद्या भारती के विद्यार्थियों की। उद्योग जगत के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए क्या चाहिए, राष्ट्र की ज़रूरतों के लिए कैसे चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी उद्यमशीलता में ऐसे विद्या भारती के विद्यार्थी हैं। और आपको हैरानगी होगी कि आज भारत की रक्षा का दायित्व जिनके ऊपर है, उपेंद्र द्विवेदी जी, वो भी विद्या भारती के ही विद्यार्थी हैं। ऐसी एक लंबी श्रृंखला है, अगर इसकी हम गणना करने लगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन विद्या भारती को ऐसे पूर्व छात्रों को एक पोर्टल में रजिस्टर्ड किया है। 10,67,000 पूर्व छात्र हमारे पास हैं। इसमें तक लगभग 40 लाख पूर्व छात्र विद्या भारती के हैं। इन बिखरे मोतियों को हम पिरोने का काम कर रहे हैं। और आपको जैसे विद्या भारती दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, ऐसे पूर्व छात्र एक पोर्टल में रजिस्टर हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं है। सर, जैसे मैं भी छात्रा रही हूँ, विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ी हूँ, तो वहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती थी कि अपने जो हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं
उनको बहुत अच्छे से मनाना, जो हमारी संस्कृति है उससे बच्चों को जोड़े रखना, खास तौर पर योग वहाँ पर जो करवाया जाता था वो आमतौर पर स्कूलों में नहीं करवाया जाता। तो ये चीज़ें हैं जो उस संस्था को खास बनाती हैं। लेकिन आजकल बाकी स्कूलों में एआई की शिक्षा, एआई मॉडल पे ज़्यादा काम हो रहा है, इंटरनेट पे ज़्यादा जोर है। तो इस श्रेणी में विद्या भारती क्या काम कर रही है कि ताकि बच्चे आधुनिकता में भी साथ साथ चले, पीछे ना रहें आधुनिकता की दौड़ में? आपके दोनों प्रश्नों का मैं कुछ शब्दों में उत्तर देता हूँ। जी। पहली जो बात बनाई, ये जीवन का आधार है। जीवन में नैतिकता आना, किसी के मन का शांत रहना, आपस में भाईचारा बढ़ाना, ये मानवता की दृष्टि से एक दूसरे की सहायता करनी, ये अध्यात्म दृष्टि है। बिल्कुल। प्राणी मात्र का विचार करना, वनस्पतियों का विचार करना, जीव जंतुओं का विचार करना, मनुष्य का, मानवता का विचार करना। और इसके लिए हमने, जब हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावना, तो ये नहीं करते कि भारत के लोग सुखी रहें जी। ये जो आप कहती हैं कि हिंदू की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, त्योहारों की बात करते हैं, जब हम ये बात कहते हैं, जब हम शांति पाठ बोलते हैं, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, तो हम पूरे दुनिया को कहते हैं ये अंतरिक्ष भी शांत रहे, ये पृथ्वी शांत रहे, ये जल भी शांत रहे, ये जो शांति बनी रहे, इससे दुनिया सुखी रहेगी। ये भारत का विचार है। बिल्कुल। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो हर देश की, मैंने कहा प्रकृति के अनुसार शिक्षा चाहिए, तो भारत की प्रकृति ही आध्यात्मिक है। बिल्कुल। तो भारत की यदि प्रकृति आध्यात्मिक है तो शिक्षा भी आध्यात्मिक होनी चाहिए। यदि शिक्षा में आध्यात्मिक नहीं है तो वो एक शब्द है साक्षर करना, साक्षर को उल्टा बना देगी तो वो राक्षस बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लादेन, ये जो आज आतंकवादी हैं, हाँ। ये जो आज रिश्वतखोरी हैं, ये जो आज देश के विरोध और विद्रोह में क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन जो आपका पहला प्रश्न है कि जो योग की शिक्षा है, नैतिकता की शिक्षा है, आध्यात्मिकता की शिक्षा है, उसका अभाव होने के कारण से तो वो करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये विद्या भारती की विशेषता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश को आप खंगाल लीजिए, मैं 4 बातें बताता हूँ। विद्या भारती की वंदना 12 मिनट की, सरस्वती की वंदना, 36 लाख बच्चे पूरे देश में एक लय में, एक समय में एक जैसी करते हैं। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनेगा अगर हम उस पर काम करें। हम प्रचार में बड़े पीछे हैं इन बातों पर। योग 3 वर्षीय बच्चे से लेकर 12वीं के बच्चे के लिए क्लास वाइज योग का पाठ्यक्रम बनाए तो दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं है। वो विद्या भारती ने शिक्षा के साथ जोड़ा है जी। आज जो 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ गया, ये विद्या भारती के योग का ही एक माध्यम है जी। आज दुनिया योग कर रही है जी। तो विद्या भारती 3 वर्ष से बच्चे से लेकर 12वीं तक के बच्चे के लिए योग। बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो, बालिकाओं के लिए स्वतंत्र पाठ्यक्रम का निर्माण दुनिया के किसी देश में नहीं है। विद्या भारती की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो बाकी संस्थाओं से अलग करती हैं, और अलग करने का कारण ये जो अध्यात्म है, इसकी पुट हमारा मानना है कि शिक्षण होता ही अध्यात्म के आधार पर है। दूसरी बात रही, वर्तमान में इंटरनेट और आज की व्यवस्थाओं में जो बड़ी तेज गति से फैल रही हैं, इंफॉर्मेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कहाँ तक चले जाती है, इसमें ज्ञान कहाँ आएगा। हाँ। आपको हैरानी होगी कि विद्या भारती बहुत जल्दी अपना दूरदर्शन चैनल बनाने वाली है शिक्षा के लिए। आपको बहुत जल्दी एक अच्छी सूचना हम दिल्ली से देंगे। प्रत्येक विद्यालय वाईफाई इंटरनेट से जुड़ा है और बहुत सारा काम डिजिटल है। हमारे अधिकतर बहुत सारे स्कूल हैं जो 100% स्मार्ट क्लासेस हैं। तो इंटरनेट और ये आधुनिक शिक्षा, एआई आज वर्तमान की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस अध्यात्म के आधार पर जब हम इस आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो भारत की पहचान दुनिया के एक अलग देशों में गिनी जाती है और भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण विद्या भारती की शिक्षा बढ़ाती है। अभी जैसे कोरोना का काल भी चला था तो बहुत सारी ऐसी नमस्ते करना, अभिवादन करना, जो चीज़ें मतलब मैंने अपने बचपन से उन स्कूलों में सीखी थी, पूरा विश्व ही उन
चीज़ों के अनुसरण में लग गया था। फिर चाहे योगा की बात की जाए या भारतीय संस्कृति की कई सारी ऐसी चीज़ें थी, उनकी बात की जाए, तो कहीं न कहीं राष्ट्र के निर्माण में या समूचे विश्व के ही निर्माण में ये संस्थाएँ किस तरह से सर योगदान दे रही हैं? मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर आप पर छोड़ता हूँ और दैनिक सवेरा चैनल के दर्शकों से जी। भी अपील करना चाहता हूँ। जी, इस बात का अगर उत्तर समझना है, जी, ये नमस्ते, ये भारत का, ये पिछड़ापन नहीं है, जी। ये भारत का, विकसित भारत का चिन्ह है। हुँ, वो इसलिए है कि जितने हम लोग पढ़े हैं, जी, हम मैकॉले सिस्टम में पढ़े हैं। बिल्कुल। मैकॉले सिस्टम में पढ़ने के कारण से इस बात का उत्तर ही नहीं समझ पाते। हुँ, यदि हम 17वीं शताब्दी में जाएंगे हुँ, तो अंग्रेज ने उस वक्त भारत की इन बातों को बिगाड़ने में क्या क्या किया, हुँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको उस काल को समझने से मिलेंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है और आपसे भी निवेदन है, जी, इस विषय पर आप चर्चा करवाइए। और 17वीं शताब्दी के अंदर जब भारत का सर्वे हुआ और शिक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और 1833 के और 35 के बीच में जब मैकॉले ने अपने सिस्टम को लागू किया, तो भारत की इन्हीं विशेषताओं को समाप्त करने का षड्यंत्र मैकॉले की शिक्षा ने किया। आज वर्तमान में बेचारे जो इसको पिछड़ा विचार बोलते हैं, आपने बताया कोरोना में वही काम आया। बिल्कुल। भारत की एक एक बात, भारत की परंपराओं की बात, भारत की ज्ञान परंपराओं की बात, भारत की शिक्षा की दृष्टि, इन सब बातों का समावेश करती है कि हमने जल को भी देवता कहा, हमने पवन को भी देवता माना ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। हमने जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज ग्रहण करनी है। हमने उपयोग किया है, हमने उपभोग नहीं किया है। प्रकृति से उतना ही लिया है जितनी हमें जरूरत है। ये भारत का विचार है। भारत की विचार की शिक्षा जब आएगी, भारत के दृष्टि की शिक्षा जब लागू पूर्ण रूप में हो जाएगी, भारत दुनिया का विकसित मॉडल होगा। और 2047 का जो भारत होगा उसमें विद्या भारती की शिक्षा का एक बहुत अहम योग होगा। मैं पिछले प्रश्न से एक लिंक जोड़ता हूँ कि आपके विद्यार्थी कैसे हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, तो वो एक प्रसंग में सुनाते हैं कि जब मैं प्रोजेक्ट लेता था, कार्यक्रम बनाता था, तो IAS वगैरह इन सभी की मीटिंग आती तो 8-10 लोगों को इकट्ठे बैठाता था। अच्छा जी। तो जब बैठाता था तो कुछ लोगों का बोलने का तरीका, बैठने का तरीका थोड़ा अलग से मुझे लगता था। तो मैं उनको पूछता था कि आप किस स्कूल में पढ़े हैं? तो वो कहते थे हम सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नाते मुझे विश्वास हो जाता है इनको जो प्रोजेक्ट दूंगा आप वो सफल हो जाएगा। एक बहुत बड़ी विशेषता है। जब हम भी बैठते थे सर असेंबली में या कुछ, तो हमें भी, मुझे याद आ रहा है अपने बचपन का वो, तो कोई भी अगर ऐसे बैठा है तो कहते थे जब भी बैठो तन कर बैठो, कभी न बूढ़े बन कर बैठो। कोई भी अगर है तो मतलब अनुशासन की बात की जाए, योगा की बात मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल आपने देखा है एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। बड़े बड़े स्कूल हैं लेकिन वहाँ पे योगा की कंपल्शन है ही नहीं है, और विद्या मंदिरों में हमारे लिए वो कंपल्सरी था। ये आपका, हमारी मान्यता रही है कि 4 चीज़ें विद्यालयों में, सभी देश में सभी विद्यालयों में होनी चाहिए। नंबर 1, योग की शिक्षा सभी की होनी चाहिए, नैतिकता का शिक्षा होनी चाहिए, सैनिक शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा होनी चाहिए। और सर ये संस्थाएं राष्ट्रीयता के प्रति भी ज़्यादा जोर देती हैं, राष्ट्र भावना भी छात्रों में ज़्यादा जागृत होती है इन संस्थाओं में, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो ये जो चारों मैंने कहा जी, आज विद्या भारती इसका शिक्षा के मॉडल में इसका समावेश चाहती है। और आप भारत सरकार को बधाई दे सकती हो जी, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस सबका समावेश कर लिया गया है। इसलिए बहुत जल्दी हर विद्यालय में ये चीज़ करवाना ही पड़ेगी, विश्वविद्यालयों में भी करवाना पड़ेगी और महाविद्यालयों में भी करवाना पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने राष्ट्रीयता की बात कही, जी, राष्ट्र शुरू होता है परिवार, घर से। व्यक्ति अच्छा बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्रों को जोड़कर विश्व बनता है।
विद्या भारती के मानना है कि जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाते हैं उसके परिवार की शिक्षा का प्रबंध भी होना चाहिए। अभिभावक संपर्क के नाते जी। आचार्य जो है कहते हैं वो अध्यापक उस जो बच्चा पढ़ता है उसके परिवार में घर में जाते हैं समझने के लिए घर का परिवेश कैसा है, बच्चे की योग्यता क्या क्या है, कुछ बातें हमें जानकारी माता पिता से पता लगेगा। ये जो समाज को जोड़कर विद्या भारती का दृष्टिकोण है ये राष्ट्र निर्माण की भूमिका में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, एक उनका सेवा भाव बढ़ता है और वो सीधा राष्ट्र से जुड़ते हैं। राष्ट्र की रक्षा केवल सरकार नहीं करती, राष्ट्र की रक्षा समाज करता है। जैसा समाज होगा वैसी सरकार होती है, जैसे सरकार आती है उसका नेतृत्व वैसा होगा। इसलिए समाज को राष्ट्र के अनुकूल और राष्ट्र भक्त बनाना, नैतिकता प्रदान करना ये प्रत्येक विद्यालय का कार्य है। यदि विद्यालय यह कार्य नहीं कर रहा है तो वो शिक्षा सही मायनों में सही नहीं दे रहा है। सर, वर्तमान की अगर बात की जाए संख्या की तो विद्या भारती के कितने संस्थान या कितने स्कूल जो हैं पूरे भारत की बात की जाए तो हैं? भारत में नहीं, नेपाल सहित अच्छा। हमारे आज विद्या भारती में फॉर्मल स्कूल 12,068 हैं, 68। इनफॉर्मल स्कूलों को मिलाकर ये संख्या 24,000 बनती है। इसमें हमारे 37 स्कूल नेपाल में भी चलते हैं। अच्छा। ये जो स्कूल हैं सारे के सारे, आप हैरान होंगी, इसमें इस वक्त 36 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, 1,63,000 अध्यापक हैं। कुल मिलाकर प्रबंध समिति प्रत्येक विद्यालय की प्रबंध समिति है, जिला की समितियां हैं, प्रांत की समितियां हैं, क्षेत्र की समिति, अखिल भारतीय समिति है। पूर्व छात्र 40 लाख मैंने आपको पहले बताए। कुल मिलाकर अगर ऐसा देखें तो हम 2 करोड़ लोग भारत की शिक्षा में रोज काम कर रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक आश्चर्य है। समाज काम कर रहा है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पैसे से कर रहे हैं, स्वयं खर्च करते हैं। अब हमें यहाँ पर लेकर आए तो मेरे परमार जी बैठे अपनी गाड़ी चलाकर आए हैं, अपना खर्च करके आए हैं। ये जो भाव है शिक्षा का, समाज का, ये आज विद्या भारती की विशेषता है। और ये 36 लाख विद्यार्थियों को और इससे 2 करोड़ के परिवार को बनाए। तो आपको मैं एक और नई जानकारी देता हूँ, दुनिया के अंदर 20 बिलियन एक क्लब है, 20 बिलियन क्लब के नाम से। वो क्लब के मेंबर बनते हैं जो करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है। पिछले वर्ष विद्या भारती का नाम दुनिया के 20 बिलियन क्लब में भी शामिल हुआ है। इतनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली संस्था। सर, फिर तो बधाई के पात्र हैं आप। अच्छा, तो सर अगर उद्देश्य की हम बात करें, अपने दर्शकों को सरल तौर पर समझाना चाहें कि उद्देश्य क्या है इस संस्था का, मेन उद्देश्य क्या है, तो वो क्या होगा? मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि वो विद्या भारती के कार्य को समझें। विद्या भारती ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि एक तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित हो जी, उधारी शिक्षा प्रणाली ना हो, अपने राष्ट्र की हो, जो सारे संपूर्ण विश्व को सुखी रख सके, शांति से रहना सिखाएं, जीना सिखाए। दूसरा, विद्या भारती का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ये कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, ये बेचने खरीदने की वस्तु नहीं बननी चाहिए। इसलिए विद्या भारती जितना लेती है उतना खर्च कर देती है और उसके प्रबंधन के लोग सारे अपने घर से पैसा खर्चे करके काम करते हैं। यानी कि शिक्षा समाज आधारित बने, यानी कि केवल एकेडमिक एजुकेशन पे फोकस ना रहे, उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए, नैतिक मूल्यों के बारे में भी समझाया जाए, धार्मिक सांस्कृतिक ज्ञान भी दिया जाए और राष्ट्रीयता की भावना भी छात्रों में, बच्चों में शुरू से ही अगर जागृत हो तो जाहिर तौर पर बेहतर समाज का निर्माण होगा, क्योंकि बच्चे ही नींव है समाज की। हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धतियाँ होती हैं। हाँ जी। उस शिक्षा की पद्धति में एक शिक्षा की पद्धति है पंचकोश आधारित समग्र विकास। ये भारत के गुरुकुलों में होता था, पंचकोश जब गुरुकुल बने थे। उसमें है, जब तक किसी भी व्यक्ति का शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा का विकास नहीं होता तब तक वो संपूर्ण व्यक्ति नहीं बनता। उसकी बुद्धि ज़्यादा बढ़ गई, बाकी काम नहीं हुआ। तो ये जो 5 बातें हैं ये पंचकोश के आधार, और पंचकोश जो है मनुष्य बना है पंच तत्वों के आधार पर।
तो प्रकृति ने जैसे मनुष्य का निर्माण किया है, शिक्षा उसके अनुकूल होगी। तो जो पंच तत्वों की शिक्षा है, ये जो पंचकोशों की शिक्षा है, इसका विद्या भारती ने एक मॉडल बनाया है। पंच पद्धति, एक पद्धति विकसित की है जिसके 5 स्टेप बनाए हैं, जो हार्वर्ड की सिस्टम को अलग करती है। विद्या भारती इस तरह के शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, और वो नैतिक आधार उसका हो, राष्ट्रीय आधार उसका हो, और आज उसके परिणाम आ रहे हों। लेकिन केवल राष्ट्र चलाकर नहीं, वो विश्व के स्तर पर खड़ा होने वाला बने। बिल्कुल। अगर विश्व के स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है तो शिक्षा अधूरी है, क्योंकि हमने सृष्टि का निर्माण करना है। भारत की शिक्षा सृष्टि के अंदर और इवन देन व्यष्टि के अंदर, व्यष्टि के अंदर यानी जितना प्राणी मात्र हैं उन सबका कल्याण करने के लिए शिक्षा हो, उनमें आपस में संतुलन बिठाने के लिए शिक्षा हो, यही शिक्षा है। और विद्या भारती इस शिक्षा मॉडल को समाज के सामने रख रही है, और आज समाज ने उसको स्वीकार किया है, समाज हमें सहयोग दे रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ समाज के लोगों को, इस मॉडल को जब समझेंगे तो आप भी विद्या भारती को अपना योगदान दें, ताकि यह देश और इस देश के नागरिक एक विश्व स्तरीय नागरिक बन सकें। ऐसी उम्मीद मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। सर, महिलाओं से जुड़ा एक अहम सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि महिलाएं भी राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। तो महिलाओं के लिए विद्या भारती ये जो संस्था है, ये क्या कर रही है? विद्या भारती के सारे कार्यों को अगर आप देखेंगी तो उसमें 60 और 65% महिलाएं होंगी। तो विद्या भारती का मानना है कि ये जो महिला है, महिला के अंदर परमात्मा ने असीम शक्ति दी है, और जो असीम शक्ति महिला की है, वो जो गुण हैं वो भगवान कृष्ण ने गीता में भी व्यक्त किए हैं। जैसे उसका धैर्य है, उसका स्नेह है, ऐसे सारे गुणों को, 7 गुणों का भगवान कृष्ण ने गीता में इसका वर्णन किया है। विद्या भारती ने 3 कारण से महिलाओं का विकास का उनको एक मंच प्रदान किए हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक मातृ भारती उसकी स्थापना की है, यानी कि 50-100 महिलाएं हैं, वो विद्यालय के कार्य से जुड़ती हैं, जो उनके अपनी जो कौशलता उनके है, उस कौशल का ज्ञान वो विद्यार्थियों को और विद्यालय के योगदान में देती हैं। तो उनको एक मंच मिलता है, और उस मंच के कारण से उनकी प्रतिभा उभरती है। दूसरा, अभी हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष था जी। तो शताब्दी वर्ष में हमने विचार किया कि शिक्षा के क्षेत्र में 2 अहम प्रश्न दुनिया के सामने हैं। एक है परिवार का टूटना, दूसरा है प्रदूषण का फैलना जी। ये 2 ऐसे प्रश्न हैं, वो भारत के नहीं है, वो पूरी दुनिया के अंदर इससे परेशान है। तो शिक्षा के माध्यम से इनका उत्तर कैसे मिले, तो हमने इन 2 प्रश्नों को आधार बनाकर इसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया, करणीय बिंदु तैयार किए। तो उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी रखा, और वो हमारा भविष्य का दृष्टिपत्र भी बना। तो उसमें कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संरक्षण। आपको हैरानगी होगी, विद्या भारती की जो पदाधिकारी थी, तो हमने उन पदाधिकारियों का चयन किया, और 2 मीटिंग्स, जैसे उसमें मैं भी बीच में शामिल रहा, हमारे बाकी अधिकारी भी शामिल रहे। तो ये विचार किया कि देश भर के अंदर इन 2 विषयों को लेकर जन जागरण किया जाए, क्योंकि परिवार की आधार भी महिला है जी। राष्ट्र की निर्माता भी महिला है, और बच्चे की पहली शिक्षिका भी महिला है, माँ है, जगत जननी, जगत जननी जी। और पृथ्वी और महिला ये समान है जी। तो वो माता के रूप में जानी जाती है। धरती को भी माता कहते हैं, और वो माता के रूप में जाने जाए। तो उस सारी शक्ति को केंद्रित करके उनमें नेतृत्व का विकास हो, उनका कौशलता विकसित हो, उनमें आत्मविश्वास जागृत हो, वो किसी विषय की गहराई पर चिंतक बनकर समाज का प्रबोधन कर सके जी। इस दृष्टि से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसका नाम रखा सप्त शक्ति संगम जी। आपको ये शुरू किया हमने 2 अक्टूबर 2025 से 23 जनवरी 2026 तक, कुछ महीनों के लिए।
उस महिला शक्ति ने पूरे देश में परंतों की टोलियां महिलाओं की बनाई और आपको हैरानगी होगी 26,000 कार्यक्रम पूरे देश में किए, 31 लाख महिलाएं उसमें आई, 15,000 स्पीकर महिलाएं इन विषयों की एक्सपर्ट बनी और उसमें से 22,000 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जिनके संतान ने या स्वयं कोई ऐसा विशेष काम किया, उनको रिकॉग्निशन दी। और इन कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए 30,000 के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 7 लोगों की महिलाओं की टोली थी। तो कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ परिवार और महिलाओं के लिए इस समय में इन महीनों में कार्य विद्या भारती में महिलाओं के लिए किया। यानी कि महिला के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो माँ की दृष्टि है और वो वंदनीय है और वो पूजा के स्थान की केवल वस्तु ना बने, वो समाज के अंदर आकर काम करे। एक तो ये कार्य महिलाओं की दृष्टि से हमने किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि विद्या भारती महिलाओं के बारे में क्या विचार करती है। दूसरा विषय आपने नशों की बात की जी। पंजाब तो आज इसका भूतभोगी है, लेकिन अन्य प्रांतों में भी ये विषय प्रवेश कर चुका है जी। मेरा ये मानना है, अगर आपकी टीम कहीं सर्वेक्षण कराए तो विद्या भारती के विद्यालयों में कोई बालक आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा। 36 लाख लोगों में कोई नशा करने वाला नहीं मिलेगा। उसका कारण है, हमने शिक्षा को केवल क्लासरूम का मॉडल नहीं बनाया। हमारी अखिल भारतीय स्तर पर 5 कार्यक्रम होते हैं जी। एक खेलें होती हैं, एक विज्ञान मेला होता है, एक गणित मेला होता है, एक कंप्यूटर आईटी में बच्चे आ गए तो टेकथॉन नाम के टेकथॉन अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है। चौथा सांस्कृतिक महोत्सव होता है, 5वां। 5 कार्यक्रम तो अखिल भारतीय स्तर जो स्कूल से लेकर होते हैं, तो लाखों बच्चे यहाँ व्यस्त रहते हैं जी। तो यानी नशे से और व्यसन से दूर रहेंगे। दूसरा काम हमारी वंदना के अंदर और वातावरण जो है विद्यालय का वो आध्यात्मिक होने के कारण से वो नशे से दूर रहते हैं। बिल्कुल। तीसरी बात, हमने प्रत्येक विद्यार्थी की परिषद बनाई है और परिषदों के अंदर वो स्कूल का संचालन स्वयं करते हैं जी। कोई किसी विषय का प्रमुख है, कोई पर्यावरण का प्रमुख है, कोई किसी का है, और उसके माध्यम से वो अधिकतर विद्यालयों में तो बालक 24 घंटे इसके साथ जुड़ा रहने के कारण से नशों से दूर रहता है। नशे की उसको जानकारी भी नहीं मिलती। हम तो कभी कभी नशा पर भाषण वालों के देने वालों को कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से हमारे बच्चों को सिखलाई मत दे देना लेकिन आपकी बात बहुत सत्य है। आज पंजाब नशे से खोखला हो गया है और ये चिंता का विषय है कि सारे लोग उसकी पकड़ में आ जाएंगे। देश के बहुत सारे हिस्से पकड़ में आ गए हैं। हमारा मानना है जब परिवार संस्कारित हो जाएगा, बालक संस्कारित होगा, संस्कारप्रद शिक्षा होगी तो नशा अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे और आखिरी बात, शिक्षा कौशल से जुड़ जाए, उसको हुनर मिले, वो पढ़ता पढ़ता कमाने लग जाए जी। ऐसी दृष्टि विद्या भारती ने भी कौशल विकास की दृष्टि से की है। ये हमारे कुछ कार्यक्रम हैं जहां बच्चे को और समाज को हम नशे से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया आपकी तमाम ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्या भारती के जनरल सेक्रेटरी देशराज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि विद्या भारती जो संस्था है किस तरह से राष्ट्र के समग्र विकास में और बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। ना सिर्फ आज से अभी से बल्कि सालों से ये जो शिक्षा प्रणाली है उसको आज और कई आधुनिक तौर पर स्कूल के जो और मॉडल है वो भी अपना रहे हैं। जो शिक्षा प्रणाली सालों से विद्या भारती ने अपनाई है उसको आज और सारी संस्थाएं हैं वो भी अपना रही हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद।